Hey there, this is Prabhu, MBBS first year student from All India Institute of Medical Sciences, AIIMS New Delhi। तो यार नीट 2022 के पेपर मेरे फिजिक्स में 180 में से 180 आए थे और जो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी होती 44। तो यार इस वीडियो में बताने वाला कि मैं फिजिक्स किस तरीके से पढ़ाई करता था, मैं फिजिक्स के नोट्स किस तरीके से बनाता था, अपने नोट्स के अंदर मैं एम्स के एसएससी क्वेश्चन किस तरह से ऐड करता था और मैं नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है या कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन उसके किस तरीके ऐड करता था। और आज मैं अपनी एक्चुअल फिजिक्स के एनसीईआरटी दिखाने वाला हूँ कि फिजिक्स के एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ता था। मैं आज अपनी दिखाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी को किस तरीके से अंडरलाइन करता था, कौन कौन चीजें को स्टार लगाता था और किस तरीके से फिजिक्स के एनसीईआरटी एक्चुअल में टॉपर्स पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं किस तरीके से तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है ताकि 2024 में तुम्हारे नीट में 180 में से 180 मार्क्स आए। तो देखो भाई, फिजिक्स को पढ़ने का जो ट्रेंड होता है, जो तरीका होता है, जो सभी को पता होता है, वो होता है कि भाई तुम्हें कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तुम उसको या तो क्लास अटेंड करोगे या तो वीडियो लेक्चर देखो। अगर तुम ऑफलाइन से हो तो क्लास अटेंड करोगे और दूसरे ऑनलाइन से हो तो वीडियो लेक्चर देखोगे। अब यार जब भी क्लास अटेंड करो या वीडियो लेक्चर देखो, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें क्लास और वीडियो लेक्चर फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से, बहुत ही ज्यादा शांत मन से देखना है और उस क्लास के दौरान तुम्हें नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स के बदले मैंने यहाँ परफेक्ट नोट्स लिखा है, उसके बीच का क्या डिफरेंस है वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई क्लास देखेंगे, क्लास देखते देखते नोट्स बनाएंगे। दूसरा, जैसे ही क्लास खत्म होता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक है, उसी पर्टिकुलर चैप्टर का तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि तुम प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दूसरा तरीका है कि तुम मॉड्यूल लगाओगे, क्वेश्चन बैक सॉल्व करोगे, जिससे और एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन ये तो मस्ट है। अब मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो हर एक चैप्टर पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर लगाने होते हैं। वो मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, मैंने कितने किए थे। अब इतना तो ठीक है, इतना सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है एनसीईआरटी देवता। एनसीईआरटी देवता मतलब किस तरीके से अपनी फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब देखो भाई, पूरी दुनिया, पूरे यूट्यूब वाले, पूरे गाइडेंस, सारे टीचर्स कहते हैं कि भाई ये करो वो करो, मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, लेकिन किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है ये कोई नहीं बताता। कि ऐसा कोई बच्चा था जो नीट के अंदर पिछले साल में काइनेमेटिक्स पढ़ के नहीं गया था, पिछले साल मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के नहीं गया था, पिछले साल सेंटर मास पढ़ के नहीं गया था, फिर भी यार लोगों के क्वेश्चन कटे ना, लोगों के नंबर नहीं आए उस टॉपिक्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक के एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ा था। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा, नोट्स नहीं बनाना, परफेक्ट नोट्स बनाने। तो इस चीज को ध्यान समझना कि मैं अपने नोट्स किस तरीके से बनाता था और किस तरीके से मेरे नोट्स में से 180 में से 180 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। देखो यार, ये जो है मेरा एक्चुअल नोट्स है फिजिक्स का, कि मैं इस तरीके से लिखा करता था। तो यार नोट्स हर कोई लिखता है, टीचर जो लिखवाता है लोग उसको कॉपी में लिखते जाते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये पर्टिकुलर चैप्टर डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कोई ट्रेंड एनालिसिस किया। मुझे समझ में आया कि इस तरीके क्वेश्चन पर्टिकुलर आ रहे हैं नीट में, और मैंने अपनी फिजिक्स के रफ कॉपी में ये एक पेज लिखा और उस रफ कॉपी के पेज को काट के अपने एक्चुअल नोट्स के अंदर स्टिक किया। और तुम बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं इस चैप्टर को रिवाइज करता था, मैं सिर्फ इस पेज को देखता था। और मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ 3 टाइप का आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला क्वेश्चन मैंने नोटिस किया कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेवलेंथ निकालने वाला। वेवलेंथ निकालने का जब भी क्वेश्चन आता है तो दिमाग के अंदर 2 फॉर्मूले स्ट्राइक करते थे जब भी मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था। पहला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एससी बाय डेली, और दूसरा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन2 स्क्वायर, जो रेड बस फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जब भी मेरे दोनों एग्जाम स्ट्राइक करते थे तो मेरे इस क्वेश्चन को 2 फॉर्मूला सोचने में मेरे 2-3 सेकंड वेस्ट हो जाते थे, लेकिन वो 2-3 सेकंड मेरे बच जाए, इसलिए मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखा ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं यार। हिंदी में मैंने लिखा ताकि मेरे को याद रखे सेम ही है, क्योंकि जब रेड बस फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो चाहे इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, एक ही बात है। फिर जब भी क्वेश्चन n1 n2 के टर्म में आएगा तो इस तरीके सॉल्व करना है। अब डाउट ये होता था फॉर्मूला में कि भाई n2 कौन सा है, n1 कौन सा है, जिस पे जंप किया, जहां से जंप किया। तो मैंने हिंदी में लिखा n2 से जंप किया, n1 पे जंप किया। छोटी छोटी चीजों को लिखा। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट लाइन क्या होता है, तो n2 से n1, लास्ट लाइन क्या होता है, तो इन्फिनिटी से n1। ये सारी चीजें मैंने लिखी। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है नीट में, प्रीवियस ईयर में 8-10 बार आ चुका है पिछले 10 साल के अंदर। अगला आता है क्वेश्चन रेशियो निकालने वाला। रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन ये एम्स 2017 में आया था। एम्स 2017 में क्वेश्चन ये आया था कि फाइंड द रेशियो बिटवीन λ1 ऑफ लाइमन एंड λ2 ऑफ बामर। अब ये क्वेश्चन इतना आसान सा है, ये मेरे एम्स प्रीवियस क्वेश्चन में आया, मेरा मॉक टेस्ट में 3-4 बार आया, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो ही जाता था। इसका आंसर है 1:4, लेकिन मैं इसका आंसर 4:1 टिक कर देता था। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि λ1 बाय λ2 को जब लिखते हैं ना, तो मैं क्या करता था, ऊपर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखता था, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि λ1 बाय λ2 का जो फॉर्मूला है उसमें लैम्डा नहीं है, उसमें 1 बाय लैम्डा है। इसका मतलब जो ऊपर आएगा वो नीचे चला जाएगा। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिखा कि जो λ1 है उसको डेनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में लिख और जो लैम्डा 2 है उसे न्यूमरेटर में लिख। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैं नीट 2023 का पेपर सॉल्व कर रहा था, मुझे मेरा भले ही 2022 क्लियर हो गया था, लेकिन मैं ये देखने के लिए सॉल्व कर रहा था पेपर किस लेवल का है, तो मेरे दिमाग में चीज़ स्ट्राइक करी कि यार ये तो वो क्वेश्चन है जो मैंने अपने नोट्स में साइड में लिख रखा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये छोटी छोटी गलतियां अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे। 180 में से 180 लगाना बहुत आसान है यार, बस छोटी छोटी गलतियों को छोड़ना है। फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है? तीसरा टाइप का ये वाला क्वेश्चन है कि जब N2 से N1 में जंप करता है हाइड्रोजन एटम में, तो N1 इंटू Z और N2 इंटू Z में जंप करेगा तभी सेम टाइप का वेवलेंथ निकलेगा किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में। ये सब क्वेश्चन मतलब ये ऑब्जर्वेशन याद करने के लिए सब क्वेश्चन एक बार एम से बहुत पुराना आया हुआ 2003-2004 में, तो मैंने लिख लिया। तो यार इस तरीके से मैंने देखा कि इस वाले टॉपिक से सिर्फ 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं। मैंने कंक्लूड कर लिया पूरा चैप्टर, मैंने 3 मिनट के अंदर रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी बना दी और अपने से। तो इस तरीके से लिखना होता है। अगला, लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस चीज़ के ऊपर कि फोटोन के लिए क्या वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैलिड है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, इस साल क्वेश्चन आया था एक्सरे के ऊपर और लोग कह रहे हैं ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स के अंदर बहुत ही क्लैरिटी से लिख रखी थी। मैंने क्या किया था, फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो किया, फिर कोई भी मासिव पार्टिकल उसके लिए क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है। तो यहाँ 4 फॉर्मूले मैंने लिखे और मैंने वो भी लिखा जो गलत है। लोग क्या करते हैं, सही फॉर्मूले लिखते हैं, लेकिन मैं गलत फॉर्मूले पे भी क्रॉस लगाता था। कैसे? P = h/λ होता है, सबको पता है। वो फोटोन के लिए भी वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला था यार दोनों सेम ही होते हैं। दूसरा, P = mv फोटोन के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन P = mv किसी भी मासिव पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि फोटोन का तो मास ही नहीं होता यार, उसके लिए कैसे वैलिड होगा। मैंने हिंदी में लिखा, फोटोन का मास नॉट डिफाइन होता है या फिर फोटोन का रेशमा 0 होता है, साफ साफ। उसके बाद मास = 1/λ, मास डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब ये जो क्वेश्चन आया, ये एम्स 2019 में जब लास्ट बार एम्स हुआ था, ये असर्शन रीजन में आया हुआ था कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ। तो असर्शन गलत है यार। क्यों? क्योंकि फोटोन का तो मास ही नहीं होता, फॉल्स है। मैंने यहाँ लिख दिया ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैलिड है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में आए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब मैं 2022 का पेपर दे रहा था ना, तो उसमें कई क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से उठ के आए हुए थे, यहाँ तक कि ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हुए थे और उनके आंसर्स तक डायरेक्टली बच्चों को याद होते हैं। वैसे ही जब 2023 का पेपर हुआ था काइनेमेटिक्स का, तुम याद होगा एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर था, यहाँ तक कि ऑप्शन तक चेंज नहीं किया था। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना एटलीस्ट 15 से 20 साल के वो मस्ट है। और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है दिशा पब्लिकेशन की लास्ट 36 ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। इसकी खास बात है कि यार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडीड जो पेपर 2022 में 2 बार हुआ था, 2020 में 2 बार हुआ था, कर्नाटका में एक एक्स्ट्रा हुआ था, उड़ीसा में एक्स्ट्रा हुआ था, ये सारे पेपर इसके अंदर हैं। जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको तुम्हें प्रैक्टिस करके एक्स्ट्रा एज लेनी है। अगली चीज़, कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा जाता है जो हमें लगता है प्रीवियस ईयर में 2004-2006 में आया हुआ है। तो यार उन चीज़ों के लिए सबसे खास बात कि इसमें क्या किया है, सारे क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी लोकेटर दिया हुआ है। एनसीईआरटी लोकेटर का मतलब तुम्हें यह पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस टॉपिक से, किस पेज से, कहां से पूछी गई है। ये सबसे खास बात है इस बुक की। अगली चीज, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल मैनर में लिखा हुआ है और हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स, वैल्यू एडेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिससे तुम्हें मतलब पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए अगली कौन सी चीज़ है, इसके अलावा कौन कौन से और टॉपिक इसके साथ साथ कवर होने चाहिए। तो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। और E = PC होता है, PC = SC/λ होता है, SC/λ = H नहीं होता है, सबको पता है। लेकिन ये फोटोन के लिए वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी वेव है यार। उसके बाद जो वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है जो नीट में भर भर के आता है, या तो फोटोन का वेवलेंथ या तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, मैंने पूरी तरीके से कंक्लूड कर दिया एक छोटे से टेबल में। यार क्या किया मैंने, लैम्डा और फोटोन 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, या तो मोमेंटम के टर्म में पूछेगा, दूसरा या तो एनर्जी के टर्म में पूछेगा। मोमेंटम के टर्म में पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा = h/p। एनर्जी के टर्म में तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा = hc/e। मतलब चीज़ें पूरी कंक्लूड हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आया वेवलेंथ का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करना है, ये करना है, फोटोन का तो ये करना है, दिमाग के अंदर सेट। और बिलीव नहीं करोगे 2023 में इससे क्वेश्चन आया था। फिर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का मोमेंटम के टर्म में पूछेगा तो h/p और p = mv होता तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी के टर्म में पूछेगा तो h/p, p = √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास होता है तो ये हो जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी में छोटा सा एक समरी में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट करते हैं V0 पोटेंशियल डिफरेंस से तो कौन सी वेवलेंथ आती है, तो ये मैंने लिख दिया लैम्डा = 150 का रूट अलॉन्ग VA। तो ये क्वेश्चन 2022 में जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे फिजिक्स के पेपर में आया था। तो यार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एकदम कंक्लूड करके लिखने से तुम्हारे एग्जाम में याद आएंगी।
इस तरीके से तुम्हें कंक्लूड करना है। तो किस तरीके से नोट्स बनाना है, नोट्स नहीं बनाना है, परफेक्ट नोट्स बनाना है। परफेक्ट नोट बनाने का पहला तरीका मैंने बताया, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंक्लूड करते हुए चलना। और तुम्हें तो करना भी नहीं है यार, मैं अपने सारे अपने जो भी नोट्स हैं वो सारी चीज़ों को अपने टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एमएसडी में डाल दूंगा। तुम अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस नोट्स को देखो, उसको पलट के देखो। मैं नहीं बोल रहा उससे पढ़ो, मैं उसको पलट के देखो कि यार तुमने वो चीज़ें पढ़ी हैं, तुम्हारा चीज़ें मतलब तुम्हें अंदर से बिलीव होते जाएगा तुम्हारा नीट 2024 के अंदर 180 में से 180 आने वाला है। ये मेरी गारंटी, अगर तुम इस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हो तो। अगली, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ किस तरीके से मैंने कंक्लूड किया। तो देखो भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इतना बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में 11 पन्ने, और हमें जो कोचिंग पढ़ाते हैं बहुत सारा पढ़ाते जाते हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब 12th में मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था, मेरे को कुछ याद ही नहीं था कि चैप्टर में पढ़ाया क्या, खत्म कब हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसको इतने छोटे से जगह में कंक्लूड किया। और कंक्लूड करने की सुंदरता देखो यार, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैंने लिखा कि म्यू आर 1 से छोटा है कायम नेगेटिव है, म्यू आर 1 से बड़ा है कायम पॉजिटिव है, और म्यू आर एनसीईआरटी की लाइन है कि थाउजेंड्स का ऑर्डर में होता है। फिर मैंने एनसीईआरटी खोल के देखी तो मुझे पता चले कि सीयू, एजी, एयू और एचजी एग्जाम्पल दिए हैं डायमैग्नेटिक के, पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल दिए बहुत सारे एनसीईआरटी में। मैंने उसको कंक्लूड कर दिया कि एस ब्लॉक के जनरली और एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल में मैंने स्टार मार्क लगाया, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतनी बार स्ट्रेस करके इस चीज़ को लिखा है, FeCO Ni। अब मेरे को अंदर से गट फीलिंग आती है कि 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा मैथ द कॉलम करने के लिए कि भाई डायमैग्नेटिक का एग्जांपल बताओ, फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल बताओ, या फिर पैरामैग्नेटिक एग्जांपल बताओ। तो तुम्हें पता है ना, नीट 2023 में करीबन 7 से 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे डायरेक्टली। वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन लोग कह रहे हैं कि फिर एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन पूरी एनसीईआरटी रटनी नहीं है यार। एनसीईआरटी को इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। उसके बाद एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि भाई डायमैग्नेटिक का डायग्राम कैसा आ सकता है। तो भाई ऐसा आता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करता है, फिर पैरामैग्नेटिक उसको अंदर जाने देता है, और फेरोमैग्नेटिक पूरी तरह से अंदर खींच लेता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या किसको डिपेक्ट करता है यार। उसके बाद मैं अपना ब्लैक पेन चेंज किया। ब्लैक पेन चेंज करने के बाद मैंने अपने रेड पेन से लिखा कि भाई इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। एम्स के एसेंशियल रीजन में कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका 0 होता है, भैया पैरामैग्नेटिक का 0 नहीं होता, डायमैग्नेटिक का 0 होता है। उसके बाद एनसीईआरटी की इतनी प्यारी लाइन, इतनी खूबसूरत लाइन जो एम्स 2019 का अगेन असर सीजन क्वेश्चन में आया था कि मैग्नेटिक अलाइनमेंट पैरामैग्नेटिक का एक्सप्लेन करता है लेंस लॉ। ये गलत स्टेटमेंट है, असर्शन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि डायमैग्नेटिक का एक्सप्लेन करता है लेंस लॉ, पैरामैग्नेटिक का नहीं करता। ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो तुम्हें यार नोट्स बनाते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, तुम्हें कंक्लूड करते हुए चलना है। कंक्लूड करने का एग्जाम्पल मैंने इतना प्यारा तुम्हें दिया। दूसरा, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए चलना है। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया वेवलेंथ वाला। तीसरा, तुम्हें अपने नोट्स के अंदर छोटी छोटी सिली से सिली चीजें लिखनी होती है यार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि देख सकते हो ये मेरा नोट्स है और ये मॉडर्न फिजिक्स का नोट्स का लास्ट पेज है। मैं क्या करता था, अपने नोट्स के अंदर वो चीजें भी लिख लेता था जो मुझे ऐसी लगती थी कि मैं छोटी छोटी चीज़ें मेरे एग्जाम में टाइम बढ़ा देगा। सबको पता है 1/2 क्या होता है, 0.5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं 1/8 क्या होता है। लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा फिजिक्स का पेपर 30 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व हो गया। यार ये रीज़न है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते थे कैलकुलेशन करने में, क्योंकि नीट के अंदर यही सारी छोटी छोटी चीज़ें बार बार आती है। 1/8 क्या होता है, 1/e क्या होता है, 2⁻7 क्या होती है, लोगों को याद नहीं होता। 2⁻7 128 होता है यार। अब किस तरीके से नोट्स बनाना है ये तो मैंने बता दिया। अब किस तरीके से फिजिक्स के एनसीईआरटी द्वितीय को पढ़ना है ये समझो। तो लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी स्टार्टिंग से रीड करना चालू करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। पूरी एनसीईआरटी छोड़ रखी है, खाली खाली सफेद सफेद। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि तुम सबसे पहले जाओगे लास्ट पेज ऑफ फिजिक्स के एनसीईआरटी। ये सेमीकंडक्टर के एनसीईआरटी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तुम जाओगे लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी में समरी में जाने के बाद समरी की लाइनों को रीड करना चालू करोगे। जब भी समरी की लाइनें रीड करोगे, थोड़ा दिमाग खोल के रीड करोगे। कोई भी मतलब ऐसी कोई बुक रीड नहीं करो। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है। फिजिक्स के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर दिए हुए हैं। बस दिक्कत की बात है, बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट मैनर में लिखी हुई है, काफी सारे मतलब फैक्चुअल टाइप से लिख दी गई हैं, तो उनको डिकोड करना है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहले टीचर्स चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फिजिक्स की एनसीईआरटी खोलनी है, समरी रीड करना चालू करना है। कुछ नहीं, डायरेक्ट समरी रीड करते समय क्या करना है, तुम्हें कुछ कुछ चीजें नहीं लगेगी या कुछ कुछ चीजें लगते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन फ्रेम करते हुए चलना है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन फ्रेम किया। देखो मैंने यहाँ पढ़ा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है एलिमेंट क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या फिर मेटल होगा। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया। नीट में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डिसाइड्स वेदर द एलिमेंट सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। उसके बाद मुझे पढ़ के लगा कि भाई कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर होते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ एलिमेंट होते हैं, तो नहीं भाई कंपाउंड भी होते हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी वाला याद की मैंने, गैलियम आर्सेनिक या कैडमियम सल्फर। उसके बाद एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि ये जो फॉर्मूला है ना Ne × NH = NI², ये ऑल केसेस में ट्रू होता है। मैंने स्टार लगा के लिखा ऑल केसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा सेशन रीजन के अंदर या कोई भी थ्योरेटिकल कि भाई इट इज़ वैलिड ऑन
सर्टेन केसेस, इट इज़ वैलिड इन ऑल केसेस, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी का डेटा याद करो, एनसीईआरटी का डेटा याद करो, लोग कहते हैं एनसीईआरटी का डेटा याद करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कौन सा डेटा। तो यार जो डेटा एनसीईआरटी के समरी में लिखा है उन चीज़ों को याद करना है। एनसीईआरटी के अंदर कई सारे डेटा लिखा हुआ है, सारे डेटा याद करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है डेल्टा ईजी का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का और मेटल का, वो याद करना है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का यहाँ लिखा हुआ है 0.2 से 3, अब नीट में क्वेश्चन आ जाएगा तो एक ऑप्शन देगा 0.4 से 3, 0.5 से 3, तुम्हारे नोट्स में हो सकता है 0.4 से 3 लिखा हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है 0.2 से 3, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। 180 में से 180 ऐसे ही नहीं आते यार, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। उसके बाद यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसी क्या चीज़ होती है जो की होती है सेमीकंडक्टर डिवाइस की, वो होता है पीएन, जैसा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया। वैसे ही यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन जीना डायोड का डेफिनेशन दे रखा है, ये डेफिनेशन वोल्टेज रेगुलेशन में यहाँ लिखा है अपनी हैंड राइटिंग में कि जीना डायोड का फंक्शन वोल्टेज रेगुलेटर, ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, इस टाइप का। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से है। उसके बाद जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखा है वो सारी चीज़ें याद रखनी होती है। ये फॉर्मूला मैंने डब्बा लगाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसी सर्किट का डेफिनेशन लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप, तुम अपने टीचर से पूरा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी खोलने के बाद कुछ नहीं रीड करोगे, सीधा समरी में जाओगे, समरी में जाने के बाद जो चीज़ समरी में लिखी है उससे क्वेश्चन बिल्ड करोगे, क्वेश्चन बिल्ड करोगे, वहाँ पर से ऐसे लिखते जाओगे, तुम्हारा समरी खत्म होने के बाद एनसीईआरटी का 70% काम खत्म हो गया। 30% और पढ़ना है, तो देखो कैसे करना है। इसके बाद समरी पढ़ने के बाद तुम सबसे पहले से जाके पढ़ना चालू करो। सबसे पहले पढ़ने चालू करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये पूरा रीड करना। रीड करने के बाद तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसे पता चलेगी जो यार तुम्हें नोट्स में नहीं बताई टीचर ने, या कुछ चीज़ें नहीं लगी, उन नई चीज़ों को लिखना है। कैसे, मैंने लिखा कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंटर, कंपाउंड, और कंपाउंड भी 3 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पॉलीमर। मैंने इन चीज़ों के एग्जाम्पल याद किए क्योंकि मुझे ऐसा आज भी लगता है कि नीट में क्वेश्चन आएगा मैथ्स और कॉलम का कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या पॉलीमरिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दो। तो इन चीज़ों को हमें एग्जाम में गलत नहीं करना है। उसके बाद देख सकते हो कि एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिए होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की हाई चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम लिखा। ऐसा नहीं है टीचर नहीं पढ़ाते थे, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम तुम्हें याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा यार। यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब आगे तीसरी चीज़ आती है, पहला एनसीईआरटी का समरी पढ़े, दूसरा एनसीईआरटी अंदर से रीड करें, तीसरी चीज़ आती है इंटरेस्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। ये देख सकते हो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये एम्स 2018 वगैरह में आया हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। और एक ऑप्शन था जिसमें एनसीईआरटी की ये वाली लाइन रिपीट कर दी थी और वो आंसर था। देख सकते हो एम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे यार। तो और ये वाला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन डेल्टा ईजी को अरेंज करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो भी अंदर डायग्राम दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये ड्रिफ्ट करंट का डायग्राम है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन कौन सा है, होल डिफ्यूजन का डायरेक्शन कौन सा है, होल ड्रिफ्ट का डायरेक्शन कौन सा है, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब तुम्हें तो इतना भी नहीं करना यार, मैं अपनी एनसीईआरटी सारे चैप्टर की स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ प्रभु एनएसडी, वहाँ से डाउनलोड करो। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की, जो चीज़ें मैंने स्टार लगाई है, उन चीज़ों को ध्यान दो, तुम्हारा पूरा चैप्टर का एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो कि अगली चीज़ आती है, वो आती है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन या फिर एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एप्लीकेशन वाला पार्ट ऐसा चीज़ है जो यार याद करने में दिमाग खराब हो जाता था मेरा भी। तो मैंने क्या स्टार्टिंग से रीड करना चालू किया, क्या मैंने यहाँ रीड किया या मैंने कुछ किया नहीं, मैंने यहाँ स्टार वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ स्टार वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ स्टार वगैरह कुछ नहीं लगाया। लेकिन क्या इनसे क्वेश्चन नहीं आता, इनसे क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या किया, उसको कंक्लूड करके छोटी सी एनसीईआरटी के अंदर लिख दिया। मैंने लिख दिया डिवाइस जो यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ 6 पॉइंट लिखे और इस 6 पॉइंट में से नीट 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या आए थे, मैंने क्या लिखा कि भाई डिवाइस कौन कौन से यूज होते हैं। फिल्टर क्या होता है, कैपेसिटर 2 टाइप के, फुल वेव, हाफ वेव। फुल वेव होगा तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 ओमेगा होगी और हाफ वेव होगा तो ओमेगा हो जाएगी। दूसरी रेक्टिफायर कौन होता है, पीएन जंक्शन डायोड। एम्पलीफायर कौन होता है, ट्रांजिस्टर। ऑसिलेटर कौन होता है, एलसी ऑसिलेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजर कौन होता है, जीना डायोड। अब ये देखो जीना डायोड में यहाँ लिखा वोल्टेज स्टेबलाइजर, और नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। और है ना, फिल्टर कौन होता है, कैपेसिटर। नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहले फोटो डायोड, दूसरा लाइट इमिटर डायोड, तीसरा फोटोवोल्टाइक सेल। और फोटो डायोड क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मैंने स्टार लगा, डिटेक्ट करते हैं। लाइट इमिटर डायोड कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखो फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस ऑप्टिकल रेडिएशन कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आया हुआ है, वो तो स्टेटमेंट करेक्ट। नीट 2023 का क्वेश्चन है यार। तो तुम्हें एनसीईआरटी एकदम लाइन वाइन रटनी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को कंक्लूड करते हुए चलना है यार। तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से नोट्स बनाना, किस तरीके से एनसीईआरटी रीड करनी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि किसी भी टीचर से पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, लेकिन अगर तुम रिवाइज नहीं करो तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला। और रिवीजन वाली चीज़ मैं आज ही फॉलो करता हूँ, जो मेरे दोस्त एम्स दिल्ली में आए वो भी फॉलो करते थे। ये चीज़ सबके अंदर कॉमन है, सारे टॉपर्स के अंदर कॉमन है यार। तो देखो,
तो रिवीजन करने का ये तरीका है, जहाँ मैं बैठ के पढ़ता था ना, जिस टेबल में बैठ के पढ़ता था, उस टेबल के सामने मैंने एक पेज चिपका रखा था, और ये पेज मुझे आज एम्स दिल्ली में लाने के लिए बहुत पीछे, मतलब बहुत बड़ा रीज़न है ये। तो मैं क्या करता था, ये देख सकते हो कि यहाँ पास इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर। मिरर मतलब अपने आप को झांकना कि तुमने कितनी मेहनत करी है। देखो मान लो कि तुमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ा, वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ने के बाद तुमने टिक किया लाइव लेक्चर किया है कि तुमने, तो हाँ भैया तुमने किया है। तुमने क्लास नोट्स बनाए, हाँ तुमने क्लास नोट्स बनाए। तो प्रीवियस क्वेश्चन किया, हाँ किया। तुमने मॉड्यूल सॉल्व किया, हाँ किया। उसके बाद रिवीजन देखो, रिवीजन में मैंने डॉट लगाए, एक रिवीजन, दो रिवीजन, तीसरा रिवीजन, चौथा रिवीजन, पांचवा रिवीजन, छठवां रिवीजन, सातवां रिवीजन, ऐसे बहुत सारे कॉलम थे आगे। तो यार जब नीट 2022 का मेरा पेपर था, उसे एक दिन पहले जब मैं इस पेज को देखता था तो मुझे बिलीव हो जाता था कि मेरा सिलेक्शन तो हो के रहेगा। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने मेहनत करने पर कमी नहीं करी है। मैंने सारे चैप्टर पढ़े, सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए, सारी क्लासेस अटेंड करी, सारे नोट्स बनाए। इट इज़ गारंटीड मेरा सिलेक्शन होगा, इट इज़ गारंटी मेरा फिजिक्स में 180 आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें चाहिए तो यार मेरे टेलीग्राम चैनल ओम प्रवीण टीम में जाओ, वहाँ पर जिसका पीडीएफ है उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और आज ही प्रिंट करके अपने टेबल के सामने लगाओ, उसमें टिक करो, उसमें स्टार लगाओ, उसमें डॉट लगाते जाओ मैंने कितनी बार रिवीजन किया। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब तुम्हें कितनी आगे लेकर जाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। और लास्ट चीज़ जो मैं बताने वाला वो है कि भाई लोग कहते हैं कि हमसे घर में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हमें क्लास में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन हमसे जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि यार तुम क्वेश्चन देखते हो एकदम हाइपर हो जाते हो। क्वेश्चन देखते हो भाई तुम्हारे दिमाग में टाइमर चालू हो जाता है, 60 सेकंड्स है भैया, 60 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, टाइमर चालू हो गया, क्वेश्चन देखे भाई डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, दिमाग को पैनिक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। ये मेरा एक्चुअल नीट 2022 का पेपर है। इस पेपर का मैंने फोटो तब खींचा था जब मुझे पता चल गया था कि मेरे 180 में से 180 आ रही है, +4 +4 हर जगह है। तो यार देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को रीड किया, रीड करने के बाद अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के बाद ड्रॉ करना है। इन तीन चीज़ों को ध्यान रखना, अंडरलाइन, ब्लॉक्स और ड्रॉ। सबसे पहले मैंने रीड किया, रीड करने के बाद मुझे पता चला क्वेश्चन किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, पहला चीज़। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पार्टिकल एंगल बना रहा है, एंगल कौन कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री। मैंने अंडरलाइन किया कौन कौन सा एंगल बना रहा है, 30 डिग्री 45 डिग्री। उसके बाद क्या पूछा, रेशियो पूछा और रिस्पेक्टिवली ये शब्द का ध्यान रखना। तो भाई सबको पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, 35 45 का लोगों निकाल लिया, रेशियो आ गया 1:√3। अब गलती क्या होती है, गलती हम ये कर देते हैं कि आंसर कई बार √3/1 लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया। छोटी सी छोटी चीज़ जो मेरे पेपर में है, मेरे एक्चुअल नीट के पेपर में, उसके पीछे का रीज़न है, उसके पीछे एक सेंस बनता है। मैंने बॉक्स क्यों बनाया, बॉक्स इसलिए बनाया ताकि मैं गलती ना करूँ, मैं रिस्पेक्टिवली वर्ड में गलती ना करूँ, इसलिए मैंने यहाँ 30 डिग्री का पहले लेकर 1/√3 सही आंसर निकाला। अगली चीज़ है कि यार तुम्हें एनसीईआरटी, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें डायग्राम बनाना है। देखो ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था हीट का रेशियो निकालो। अब हीट का फॉर्मूला 2 होता है, एक I²RT होता है, एक V²/RT होता है। अब लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कई लोग गलती किए थे कि लोग पैरेलल के बदले सीरीज का फॉर्मूला लगा दिए। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन इतना आसान होने के बाद भी मैंने बगल में एक डायग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि ये गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। जैसे ये डायग्राम दिमाग में आता है, हीट का फॉर्मूला अपने आप ही आ जाता है। कभी मैं I²RT नहीं लिखूंगा ये डायग्राम देके, इसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। पिक्टोरियल मेमोरी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। उसके बाद तीसरी चीज़ जो बताने वाला हूँ वो है इसके अंदर कि तुम्हें कैलकुलेशन करते समय हमेशा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो था मेरा गलत हो जाता नीट 2022 के अंदर, और मेरे आज 175 मार्क्स आए होते और मेरी रैंक कितनी पीछे चले जाती मुझे भी नहीं पता। ये क्वेश्चन मेरा गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बगल में ही कर दिया था। जब भी फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन को नीट करो, क्लीन करो। क्यों, बगल में जब कैलकुलेशन करते हो ना, तो जब तुम फिजिक्स का पेपर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से उसको रिवाइज करोगे, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, स्पॉट हो जाएगा तुम्हारी गलती क्या थी। ये कैलकुलेशन में से गलत हो गया था, ये क्वेश्चन मैंने बाद में सही किया। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। और पिक्टोरियल मेमोरी का एक और एग्जांपल देखो, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मेरे जो 2 सेम जिले में है जिनके फिजिक्स में 175 मार्क्स आए हैं, उनका ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। क्वेश्चन इतना आसान था, लोगों ने गलती क्या कर दी थी, जो 60 डिग्री है वर्टिकल से ना लेकर हॉरिजॉन्टल से ले लिया और पूछा है Vmax में क्या स्पीड होगी। सबको पता है V cos थीटा फॉर्मूला होता है, लोगों ने cos थीटा में 60 डिग्री लगा दिया। मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाने का रीज़न समझ रहे हो यार, बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि वर्टिकल से एंगल दिया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, और मैंने तुरंत डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो आंसर क्या होगा, 5√3। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया यार। तो इस तरीके से हमें फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यार मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, 4 चीज़ों को अगर फॉलो करते हो 2024 में तुम्हारे 180 में से 180 लाने कोई रोक नहीं सकता। सो इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द एफर्ट दैट आई पुट टू मेक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ देयर इज एनी क्वेरी। यू कैन आल्सो आस्क मी क्वेश्चंस इन माय टेलीग्राम, इन इंस्टाग्राम। मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा तुम्हारी जो भी क्वेरी होगी यार।